कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं जर्नलिस्ट ही बन सकता हूँ। पढ़ाई में बहुत फैसिलिटी था, ना गणित का शौक था, ना साइंस का, किसी चीज़ का शौक नहीं था। और 98 में हुआ ये कि जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ उसी साल मेरी मदर एक्सपायर हो गई और मुझे बरेली से निकलना था। आप अपनी यादों को भूलना चाहते हैं, बहुत 20 साल की उम्र में माँ को खो देना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। वहाँ पे पीएन था जो 4th क्लास एम्प्लॉय था, उससे भी कम सैलरी मेरी रखी गई थी। वहाँ 6000 मिनिमम वेज था, तो मुझे 4.5 पे रखा गया और नाइट शिफ्ट में डाल दिया गया। अब जिनका हमने इंटरव्यू लिया है ये बड़े शानदार शख्स हैं साहब। इनको अपनी लाइन का, पत्रकारिता दुनिया का 20 साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि मैं तो कहूँगा इन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और अगर संघर्ष की बात करें तो इन्होंने संघर्ष को बौना साबित कर दिया है साहब। जब ये 16 साल के थे तब से संघर्ष कर रहे हैं। जानते हो क्या काम करते हैं ये? जिस खबर पर किसी की नज़र नहीं जाती, जिस खबर को, जिस मुद्दे को लोग इग्नोर करते हैं, उस खबर और मुद्दे को उज्जवल त्रिवेदी साहब जनता की नज़रों में लेकर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जवल त्रिवेदी साहब की। जानते हैं इनका संघर्ष, सफलता कैसे मिली और जो खबरें ये लेकर आते हैं जनता के आगे उनमें कितनी सच्चाई होती है। चलिए फिर करते हैं शुरू। उज्जवल साहब, मेरे कॉलेज के दोस्त बोलते हैं मुद्दा तो उठा लेते हैं मगर फिर आखिरी तक नहीं जाते। चाहे सुशांत सिंह वाला केस रहा हो, चाहे कपिल शर्मा शो के ऊपर बात आपने करी हो, चाहे रेखा जी पे आपने बोला हो, तो ऐसा होता क्यों है अक्सर? सबसे पहली बात है कि मैं वन मैन आर्मी हूँ। आई हैव नो टीम, लाइक ऐसा नहीं कि मेरे पास मैं टीम को असाइन कर दूं। रोज सुबह उठकर मैं ये तय करता हूं पहले कि आज मैं किस पर बात करूंगा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बात करते हैं और उसके बाद वो खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है? लोग उस पर बात करना बंद कर देते हैं या फिर हमें उसमें एक नई अगली कड़ी, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, हम इस पर रोज क्या बात कर सकते हैं? हम रोज ये बात कर सकते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिशें थी, क्या क्या चीजें अधूरी रह गई, आगे क्या हो सकता है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो एक हद तक जाएगा। उसके आगे क्या? अगली कड़ी तभी जुड़ेगी जब वहां से कोई स्टेप होगा। तो बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं कि मैं डिमांड कर सकता हूं कि ऐसा होना चाहिए। मैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन करूंगा, लेकिन अगर सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं जो उसको लेकर धरने पर बैठा हूं। मुझे रोजाना कुछ एक बात करनी होती है, एक नया मुद्दा उठाना होता है। ऐसा वादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पर मैं जो मुद्दा उठाऊंगा मैं उसको, क्योंकि मैं तो रोज कई मुद्दे उठाता हूं और मैं एक अकेला व्यक्ति जो बिना किसी टीम के काम कर रहा है, वो जितने मुद्दे उठाए और सबको एंड तक पहुंचा दे तो मतलब सुपरमैन हो जाऊंगा। किसानों के ऊपर आपने नहीं बोला सर, आपकी वीडियोस बहुत कम देखने को मिलती हैं। दरअसल आप सेलिब्रिटीज के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं, ऐसा क्यों सर? किसान आंदोलन पर मैंने वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद मैंने गालियां भी खाई हैं। तो अगर आप देखेंगे उज्जवल और किसान या उज्जवल फार्मर करेंगे तो मेरे वीडियोस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, मैंने कम वीडियोस बनाए हैं पर बनाए हैं। उज्जवल साहब, आपको लगता है कि असली पहचान तो आपको सुशांत सिंह की सुसाइड ने दिलवाई? हाँ, मुझे सुशांत के बाद जब लोगों ने पहचानना शुरू किया, असल में मुझे E24 के टाइम पे भी लोगों ने पहचानना शुरू किया था और उस वक्त मेरे पास बहुत सारी फेसबुक रिक्वेस्ट, तब फेसबुक नया नया ही था, तो फेसबुक रिक्वेस्ट आने लगी थी। तो मुझे लगा कि अच्छा लोग देखते हैं। तो फिर दूसरी बार ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर यह हुआ कि जून में मैंने ये सब बात करना शुरू किया। जुलाई में मुझे फ़ोन आने लगे अलग अलग कंट्रीज से जो बाहर इंडियंस रहते थे। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा था अपने फेसबुक पेज में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 मई यानी 14 जून को ये इंसिडेंट हुआ सुशांत जी के साथ। 14 मई को पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मैंने ujjwaltrivedi.com लॉन्च किया, अपना वेबसाइट, कि मैं इस पर ब्लॉग लिखूंगा, और मैंने उसी दिन अपना फेसबुक पेज भी बनाया 14 मई को, और फिर वीडियोस करने शुरू कर दिए उस पर। मैंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए, मुझे पता नहीं आपके दर्शकों ने देखे हैं कि नहीं। जैसे पाताल लोक में एक मुद्दा था, ये सब मैं प्री सुशांत बता रहा हूं आपको। सुशांत जी तो 14 जून के बाद कहानी शुरू होती है, उससे पहले वेब सीरीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पाताल लोक वेब सीरीज में नेपाली, हाँ, जयदीप अहलावत वाला, उसमें नेपाली शब्द को लेकर एक गाली दी गई थी और उसको लेकर गोरखा लोग प्रदर्शन कर रहे थे और कोई न्यूज़ चैनल उनकी बात नहीं सुन रहा था। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म, और वो उन्होंने मेरा फेसबुक पेज उनके किसी दार्जिलिंग के लोकल केबल चैनल पे लाइव कर दिया था कि यार हमें कोई एक जर्नलिस्ट मिला है जो हमारी बात सुन रहा है। सही गलत बाद में होगा, लेकिन जर्नलिस्ट का काम होता है पहले आप बात तो सुने। ऐसे मैंने कई मुद्दे उस वक्त उठाए। फ्रीलांसर्स के पेमेंट का मुद्दा था इंडस्ट्री में, वो उठाया मैंने। कैसे कास्टिंग डायरेक्टर ही एक्टर बन जाते हैं और एक्टर्स की पूरी
लाइफ ख़राब कर देते हैं। जैसे पाताल लोक में 7-8 कास्टिंग डायरेक्टर थे जो एक्टर बन गए थे। तो ये विद इन इंडस्ट्री मुद्दे थे जो मैंने उठाए। उस वक्त लोग मुझे अप्रोच करते थे कि सर आप इतना अच्छा बोलते हो, इस पर बोल दो, उस पर बोल दो। ये सब 14 जून से पहले की बात है। फिर 14 जून के बाद जो हुआ आपको पता है। तो ये बताइए उज्जवल साहब, शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? बरेली में स्कूली पढ़ाई के दौरान मुझे एहसास हो गया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। मंडल आयोग की जब रिपोर्ट आई थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कक्षा 8 में पढ़ा करता था। उस वक्त मैंने पहला लेटर टू एडिटर लिखा था और वो पहली बार में ही छप गया था। उसके बाद लोगों ने कहा भाई तुम लिखो, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं जर्नलिस्ट ही बन सकता हूँ। पढ़ाई में बहुत फैसिलिटी था, ना गणित का शौक था, ना साइंस का, किसी चीज़ का शौक नहीं था। और 98 में हुआ ये कि जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ उसी साल मेरी मदर एक्सपायर हो गई और मुझे बरेली से निकलना था। बरेली से निकलना था क्योंकि आप अपनी यादों को भूलना चाहते हैं। बहुत 20 साल की उम्र में माँ को खो देना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। दिल्ली आया 99 में, बड़ा सरखपाई की। यहाँ पता लगा कि भाई जब तक सोच सिफारिश ना हो नौकरी नहीं लगती। तो 99 में किसी ने मुझे बोला कि साहब आप यहाँ कोई कैप्सूल कोर्स होता है जर्नलिज्म का, वो कर लें। वो करने गया तो वहाँ मैंने और तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि अगर मैं इंटर्नशिप कर लूँ किसी न्यूज़ चैनल में तो मेरी नौकरी लग सकती है किसी न्यूज़ चैनल में। तो मैंने यहाँ जी न्यूज़ नोएडा में 99 जुलाई में इंटर्नशिप की 1 महीने की। तो 99 दिसंबर में मुंबई आ गया। मुंबई आकर मैंने अपराजिता और अर्धांगिनी बनाने वाली एक प्रोडक्शन हाउस थी, वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। तो उनके यहाँ छुटपुट काम होता था डायरेक्शन टीम में। 7-8 महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि भाई यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा है जो मैं करने आया था। वहाँ 100 रुपये रोज़ मिला करते थे मुझे। संघर्ष तो काफी लंबा है सर, वो हम बाद में सुनेंगे, मगर आप अपने पिताजी के बारे में जरूर बताइए और आपका उस समय घर का क्या माहौल था? पिताजी मेरे चाहते थे कि मैं उनका जो टाइपराइटर का काम है वो करूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि वो बिजनेस खत्म हो गया था और वो भी उनके पास भी ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। तो जिस वक्त आप कह सकते हैं मेरा बचपन बहुत अभावों में बीता इसी वजह से, क्योंकि जो पिताजी का काम था वो लगभग ना के बराबर चलता था। तो किसी तरह से गुजर बसर होती थी। मेरी एक छोटी सिस्टर हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह लिया करती थी और मम्मी का एक्सपायर हो जाना हमारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ गया था। मैं निकला कि तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ आगे जाकर करना होगा। इतना संघर्ष करने के बाद उज्जवल त्रिवेदी को फिर पहचान कब मिली सर? हमारे जी न्यूज़ के ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं था रिपोर्टर जिसको लाइव का अनुभव हो, वहाँ से लाइव करना था। और मैं और एक और रिपोर्टर थे, उनको भेजा गया। हमारे अंदर घबराहट कि हमने कभी लाइव नहीं किया। बुलेटिन पढ़े थे मैंने ऐसे ऑन कैमरा, लेकिन लाइव होगा और उस समय बड़ी बात होती थी। सैटेलाइट चैनल के लिए काम करना बड़ी बात होती थी। मैं तो लोकल चैनल से आ रहा था। जब मैंने वो लाइव कवरेज पूरा शुरू किया तो उस वक्त दिल्ली से, नोएडा से फ़ोन आने शुरू हुए हमारे रविकांत मित्तल जी को और बहुत सारे लोगों को कि भाई इस लड़के को खड़ा करो, ये अच्छा बोलता है। अच्छा। तो वो उस कवरेज के बाद मुझे मेरी फ्रेटर्निटी के लोगों ने पहचानना शुरू किया कि हाँ, बम्बई में एक लड़का है उज्जवल त्रिवेदी जो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, कैमरा पे बहुत अच्छा लाइव करता है। फिर मुझे इनकरेज किया जाता था आप हर स्टोरी के बाद अपनी पीटीसी करें। तो मेरे कैमरा प्रेजेंस को एक छोटी मोटी तारीफ और एक प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने एक लोकल केबल चैनल में कैसे काम करना है, एक स्टोरी फाइल करने वाला रिपोर्टर कैसा होता है, एक शो निकालने वाला कैसा होता है, यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाला कैसा होता है। इतना सब कुछ करने के बाद शुरुआत की थी वहाँ से, जहाँ से मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ लंबा कर लिया। तो उसके बाद लोग कहते हैं कि आप तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप तुरंत कैसे बोल लेते हैं, आप कोई तैयारी नहीं करते। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे 20 साल हो गए करते हुए। आप सोचिए ना, 99 से जो चीज़ चल रही है मेरे साथ, आज हम 2021 में बैठे हैं। 99 में मेरी क्या उम्र थी? 20-21 साल का था मैं। तब से अब तक करते करते। आपको नहीं लगता सर आपने अपनी जिंदगी में बड़ा उथल पुथल किया है? इतना सब करने की क्या जरूरत थी सर? क्या कारण हो सकता है उसका? देखिए, मुझे हर एक पड़ाव के बाद लगता था अब अगला क्या। जैसे आप कह सकते हैं कि 2011-12 तक मैंने टीवी खूब किया, तो मुझे लग रहा था अगला क्या। तो 13 में यूट्यूब का एक एक्सपोजर आ गया कि मुझे जिम्मेदारी मिली कि मैं एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च करूं। तो मेरे लिए वो एक लर्निंग फेज था, मतलब मेरे लिए एक वो प्लेग्राउंड जैसा हो गया कि मैं सीख रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ। तो ये मैंने देखा जब 4 साल मैंने काम कर लिया यूट्यूब चैनल के लिए, तो फिर मुझे मौका मिला अच्छा रेडियो भी समझो। तो मैंने 2 साल रेडियो को समझा। फिर मुझे 3 साल मौका मिला कि आप एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप्स और ये सारी जो ये जो वेब मीडिया की प्लानिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनको समझो। तो मुझे इसमें भी बड़ा एक्साइटिंग लगा। तो मतलब मुझे ऊपर वाले की तरफ से ये मौके बार बार मिलते रहे कि मैं कुछ नया सीखूं। जब 2008 में मुझे जो E24 ज्वाइन करने के बाद मौका मिला वो ये था कि पूरा चैनल चलता कैसे है। 2008 से पहले मैं एक
शो निकालने वाला प्रोड्यूसर या 2 स्टोरी करने वाला रिपोर्टर था। मुझे ये नहीं पता था चैनल कैसे चलता है। 2008 में मुझे वो एक्सपोजर मिला कि चैनल कैसे चलता है। आप अभी तक 1 स्टोरी 2 स्टोरी करते थे या एक शो निकालते थे आधे घंटे का स्पेशल। फिर चैनल चलाने का अनुभव आया, फिर यूट्यूब चैनल चलाने का अनुभव आया, फिर रेडियो का अनुभव आया, फिर वेब मीडिया में पार्टनरशिप्स और प्रमोशंस कैसे होते हैं, मार्केटिंग की एक अलग लिंगो है, एक अलग अप्रोच होती है, उसका एक्सपीरियंस मिला। 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं सर आप? मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुद्दे उठाऊं अपने मंच पर, और भले ही लोग कुछ भी कहें कि ये फेमस होने के लिए कर रहा है, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि लोगों के नहीं कहने से कुछ हो जाएगा। मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा कि मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल। मुझे किसी से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं कन्विंस होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए कि मैं कन्विंस हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं कन्विंस हूँ तो ठीक है, अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं किसी का सर्टिफिकेट लाकर क्या करूँगा कि फलां ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं अच्छा हो गया।